नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स में जीएस 1 लाख वर्ल्ड जाग्राफी में आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें जो है वायुमंडल है। चैप्टर नंबर 3 में वायुमंडल दिए गए हैं। तो आज हम लोग वायुमंडल को पढ़ेंगे। तो वायुमंडल जो पहला टॉपिक दिया गया है, वायुमंडल का संगठन व रचना दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। दिया गया है कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का असमांगी मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से आवृत अथवा ढाके हुए है। यह प्राकृतिक पर्यावरण तथा जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण संगठक है। इसमें आगे दिए गए कि वायुमंडल जो है किस बल के कारण पृथ्वी से संबद्ध रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी सौरीय विकिरण तरंगों का अवशोषण कौन करता है? ओजोन परत करती है। पृथ्वी के ऊष्मा बजट को कौन संतुलित करता है? वायुमंडल करता है। आगे दिए कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें तथा उनकी मात्रा। गैसों का नाम दिया गया है, प्रतिशत मात्रा दी गई है, रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। तो गैस में है नाइट्रोजन, इसका जो प्रतिशत मात्रा है 78.08 है, रासायनिक सूत्र N2 है। ऑक्सीजन है 20.95%, सूत्र है O2। आर्गन है, इसका प्रतिशत है 0.93 है और इसका जो रासायनिक सूत्र है Ar है। और इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो प्रतिशत है 0.038% है, इसका रासायनिक सूत्र जो है CO2 है। इसके बाद नियान है 0.0018% है, इसका जो रासायनिक सूत्र है Ne है। इसके बाद हीलियम है 0.0005 है, इसका रासायनिक सूत्र He है। क्रिप्टॉन जो है 0.0001% है, इसका जो रासायनिक सूत्र Kr है। जेनान का है जो प्रतिशत 0.00009 है, इसका रासायनिक सूत्र जो Xe है। इसके बाद हाइड्रोजन है, तो इसका प्रतिशत मात्रा है 0.00005 है, इसका रासायनिक सूत्र है H2 है। मीथेन जो है 0.00017% है, इसका रासायनिक सूत्र जो है CH4 है। ओजोन जो प्रतिशत है 0.00004 है, 4% है, रासायनिक सूत्र इसका O3 है। आगे एक वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। वायुमंडल में स्थित स्थायी गैसें कौन सी हैं? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तथा आर्गन है। वायुमंडल में स्थित अस्थायी गैसें कौन सी हैं? तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है। इसके बाद है वायुमंडल में नाइट्रोजन किसके द्वारा संतुलित होता रहता है? नाइट्रोजन चक्र के द्वारा। वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर दहन की क्रिया किस गैस के बिना संभव नहीं? ऑक्सीजन के बिना। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों की श्रेणी में किसकी सर्वाधिक मात्रा है? आर्गन की। कौन सी गैस पृथ्वी के ताप को संतुलित करने तथा उष्मा बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तापमान एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला स्तर है क्षोभ मंडल है, तो धरातल से 13 किलोमीटर, जबकि जो है ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। इसके बाद है समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, बहिर्मंडल जो है 640 किलोमीटर से ऊपर है। आगे चित्र भी दिया गया है, तो पहले यहाँ देखिए क्षोभ मंडल दिया गया है और यहाँ पर क्षोभ सीमा दी गई है, मतलब इसके ऊपर जो है समताप मंडल है और इसके बीच में समताप सीमा और क्षोभ सीमा के बीच में जो है समताप मंडल है। इसके बाद मध्य सीमा और समताप सीमा के बीच जो है मध्य मंडल है। इसके बाद जो है वायुमंडल है, वायुमंडल। आगे दिए वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण किसने किया था? टिजेरेंस डी बोर्ट ने। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं जैसे बादल, ओला, कोहरा, आंधी, तूफान आदि किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। किस मंडल को संवहन मंडल एवं परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल। कहाँ पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है? विषुवत रेखा पर। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में
कमी होती है। तापमान की गिरावट की इस दर को क्या कहते हैं? सामान्य पतन या ह्रास दर कहते हैं। अब किसके द्वारा क्षोभ मंडल समताप मंडल से अलग होता है? क्षोभ सीमा के द्वारा। क्षोभ मंडल जो है किस विधि द्वारा गर्म और ठंडा होता है? संचालन तथा संवहन विधि द्वारा। किस मंडल में जेट स्टीम धाराएं प्रवाहित होती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल। क्षोभ मंडल में किसकी उपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता है? तो आर्द्रता ग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए किस मंडल में उड़ान भरते हैं? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 15 से 35 किलोमीटर। कौन सी परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है? ओजोन परत। किस मंडल में गर्मियों के दिनों में ध्रुवों के ऊपर जो है नाक्टिसुलेंट बादलों अथवा निशादीप्त बादलों का निर्माण होता है? मध्य मंडल में। किस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है? आयन मंडल में। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? आयन मंडल। अरोरा ऑस्ट्रालिस व अरोरा बोरियालिस जैसी परिघटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? आयन मंडल में। किस मंडल का विभाजन डी, ई, एफ एवं जी परतों में किया जाता है? आयन मंडल का। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल है। किस मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं? बहिर्मंडल में। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। बेतार संचार पृथ्वी की किस सतह द्वारा परिवर्तित किया जाता है? आयन मंडल के द्वारा। आयन मंडल की किस परत में रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं? यह परत। वायुमंडल की कौन सी परत जो है पृथ्वी के महासागरों की सतह के संपर्क में है? क्षोभ मंडल के। वायुमंडल की किस परत को थर्मोस्फीयर या तापमंडल भी कहा जाता है? आयन मंडल। वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जलती हैं? मध्यमंडल में। वायुमंडल किस आधार पर दो मुख्य परतों होमोस्फीयर और हेस्टोस्फीयर में विभाजित है? रासायनिक संरचना के आधार पर। प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया किससे संबंधित है? ओजोन निर्माण से। ध्रुवों की ओर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई जो है घटती है। वायुमंडल के किस परत में जल तथा धूल के कण पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के किस परत में तापमान स्थिर रहता है? क्षोभ सीमा पर। नूतन परिकल्पना के आधार पर किस विद्वान ने वायुमंडल को जो है भागों में विभाजित किया है? मार्शल निकोलेट ने। यूबीआई यानी कि पराबैंगनिक सूचकांक कब अस्तित्व में आया? 1990 के दशक में। यूबीआई का फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट इंडेक्स यानी कि पराबैंगनी सूचकांक। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई होती है 17 से 18 किलोमीटर। किसे मुक्ताब मेघों की जननी कहा जाता है? समताप मंडल को। आगे दिए गए वायुमंडलीय दाब व पवन। इसमें है कि धरातली सतह व सागर तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब में गिरावट आती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी का गुरुत्व बल है। सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। धरातली सतह पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? समदाब रेखा द्वारा। आगे नोट दिए गए वायुदाब मापने की इकाई जो है मिलीबार था। इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई पास्कल है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो है 1013.25 मिलीबार होता है। सागर तल पर वायुदाब जो है सर्वाधिक होता है, जहां पर 1 वर्ग इंच क्षेत्र पर 14.7 पाउंड का दाब होता है। बैरोमीटर के पठन का तेजी से गिरना तूफानी मौसम का संकेत देता है। बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना था पुनः धीरे धीरे बढ़ना जो है वर्षा की स्थिति का संद्योतक होता है। बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवाती अर्थात साफ मौसम का संकेत होता है। अत्यधिक निम्न वायुदाब का कटिबंध जो है कौन सा है? तो विषुवतीय निम्न दाब पेटी है। किस वायुदाब पेटी को वायुमंडलीय दशाएं अत्यधिक शांत होने के कारण डोल ड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं? तो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी को। किस वायुदाब कटिबंध को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध को। अब आगे दिया गया है मानचित्र दिया गया है पृथ्वी का, तो इसमें जो है वायुदाब को दर्शाया गया है। तो सबसे बीच में जो होता है भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब है, उसके ऊपर मतलब उत्तर जाने पर
23 डिग्री से लेकर जो 35 डिग्री के बीच में होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब होता है। इसके बाद जो है 45 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो होती है उपध्रुवी निम्न वायुदाब होता है। उसके बाद 0 डिग्री पर जो होता है ध्रुवी उच्च वायुदाब। इसके बाद इसी तरह जो है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है, और 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में जो है उपध्रुवी निम्न वायुदाब पाया जाता है, और 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ध्रुवी उच्च वायुदाब पाया जाता है। और इसी को जो है यहाँ पर जो 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मध्य को इसको क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। आगे है कोरियालिस बल। इसमें यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इस विक्षेप को उत्पन्न करने वाले बल को विक्षेपक बल की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन जो है जीजी कोरियालिस नामक वैज्ञानिक ने किया था, अतः इनके नाम पर विक्षेप बल को कोरियालिस बल भी कहते हैं। आगे फेरेल का नियम। इसमें किस नियम के अनुसार धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। आगे की बायज बैलेट का नियम। इसमें किस नियम के अनुसार जिस दिशा में हवा प्रवाहित हो रही है यदि उस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो न्यून दाब उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर व दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर तथा उच्च दाब जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होगा। इसके बाद दिए गए कोरियालिस बल का प्रभाव कहाँ पर अधिकतम व न्यूनतम होता है, तो ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है वह भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब पेटी को क्या कहा जाता है, घोड़ा अक्षांश यानी अश्व अक्षांश। हार्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित होता है, कहाँ, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बर्कनीज ने। इसके बाद है भूविक्षेपी पवन। इसमें दाब प्रवणता बल उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर कार्य करता है, वही कोरियालिस बल जो है निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर कार्य करता है। जब ये दोनों बल संतुलित हो जाते हैं तो उससे जनित पवन जो है समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है, जिसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं। किस पेटी को तापजन्य न्यून वायुदाब पेटी कहते हैं, तो भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, विंड वेल का। पवन के वेग को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का। इसके बाद दिए गए हैं जेट स्ट्रीम। इसमें एक क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सक्रिय पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विसर्पी रूप से प्रवाहित होने वाली या विसर्पी रूप में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम को निम्न प्रकारों में बांटा गया है, जैसे ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। इसका निर्माण जो है धरातलीय ध्रुवीय शीत वायुराशियों उष्ण कटिबंधीय गर्म वायुराशियों के सम्मिलित क्षेत्र 40 से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर होता है। इसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। ये इस जेट स्ट्रीम की अवस्थिति जो है धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के ऊपरी क्षोभ मंडल में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर होती है। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर ऊपरी क्षोभ मंडल में भारत एवं अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्मकाल में होती है। इसके बाद है ध्रुवीय रास जेट स्ट्रीम। इसका निर्माण जो है सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थात समताप मंडल में ध्रुवों के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है। इसके बाद है स्थानीय जेट स्ट्रीम। तो स्थानीय जेट स्ट्रीम का उद्भव जो है स्थानीय तापीय एवं गतिकी दशाओं के कारण कुछ खास स्थानों पर होता है। इनका महत्व जो है सीमित स्तर पर होता है। आगे एक दक्षिण एशिया के मानसून पर किसका सर्वाधिक प्रभाव होता है, जेट स्ट्रीम का। वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों को क्या कहते हैं, तो प्रचलित या अस्थायी पवन। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, सन्मार्गी या व्यापारिक पवन। प्राचीन काल में किस पवन के सहारे जो है यूरोप के व्यापारी समुद्री व्यापार करते थे, व्यापारी पवनों के द्वारा। किस पवन की मेखला में डोल ड्रम की पेटी तथा अंतः उष्णकटिबंधीय अक्षांश क्षेत्र पाया जाता है, तो व्यापारिक पवनों की मेखला में। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को क्या कहते हैं, पछुआ पवन। किस पवन को दक्षिणी गोलार्ध में गरजता चलीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा कहते हैं, पछुआ पवन को। नोट में दिए गए हैं तूफानी चलीसा
पछुआ हवाएं होती हैं जो केवल 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। इनके साथ प्रचंड झंझावात भी चलते हैं। प्रचंडता के कारण ही इन्हें गरजती चालीसा या लंबी चालीसा कहा जाता है। विश्व के समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती हैं हिंद महासागर में। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, तो पृथ्वी का घूर्णन है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारी पवनें। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अवलक्षण है, मानसून जलवायु का। जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, सामूहिक पवन। रात्रि के समय सागर तटीय क्षेत्रों में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली दैनिक पवनों को क्या कहते हैं, स्थल समीर। और दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर अपवाहित होने वाली दैनिक पवनों को क्या कहते हैं, सागर समीर। आगे दिए गए स्थल समीर तथा समुद्र समीर। समुद्र समीर में दिए गया है, जैसे ए स्थल दिया गया है, ए दिया गया है, समुद्र दिया गया है। तो हवाएं जो हैं समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं। स्थल समीर में जो दिखाया गया है हवाएं जो है स्थल से जो है समुद्र की ओर जा रही हैं। आगे दिए गए सागर समीर और स्थल समीर। तो सागर समीर का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विस्तार अपेक्षाकृत अधिक रहता है। स्थल समीर का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विस्तार अपेक्षाकृत कम रहता है। सागर समीर में पवनें सागर में स्थल की तरफ सागर समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं और इसमें एक पवनें स्थल में सागर की तरफ जो है स्थल समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। सागर समीर में इससे जो है सागर से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और स्थल समीर में इससे स्थल से सागर की ओर दाब प्रवणता जो है उत्पन्न होती है। सागर समीर में दिए गए दिन के समय स्थल भाग जो है सागर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल से पवनें ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि सागर अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और ऊपर उच्च वायु दाब बनता है। स्थल समीर में जो है रात में स्थलीय भाग सागर की अपेक्षा शीघ्र ठंडा होता है, जिससे स्थलीय भाग पर उच्च दाब बन जाता है, जबकि सागरीय भागों पर अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब क्षेत्र रहता है। सागर समीर दिन में 1 से 2 बजे के बीच सर्वाधिक सक्रिय होता है। स्थल समीर जो है प्रातः 4 से 5 बजे के बीच सर्वाधिक सक्रिय रहता है। आगे रात के समय जो है पर्वत चोटियों से घाटियों की तरफ प्रवाहित होने वाली पवनों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पर्वत समीर। आगे है कि घाटियों से पर्वत चोटियों की पर्वतीय ढाल के सहारे अपवाहित होने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, घाटी समीर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो पछुआ पवन के ध्रुवी वाताग्र पर। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को क्या कहते हैं, कैटाबेटिक पवन जो है। पश्चिमी तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में वायु दाब की स्थितियों में बदलाव को क्या कहते हैं, दक्षिणी दोलन। जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी विमानों द्वारा जापान की ओर उड़ान भरते समय। आगे दिए गए भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी तथा दोनों गोलार्धों के उच्च वायुदाब पेटियों के मध्य चलने वाली त्रिविमीय संचरण को कौन सी संज्ञा दी गई है, हेडली कोशिका। मानसून पवनों की उत्पत्ति की सर्वाधिक आदर्श स्थिति कहाँ पाई जाती है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में। लहरनुमा जेट स्ट्रीम को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय तरंग। आगे दिए गए स्थानीय पवनें तापमान एवं वायुदाब के स्थानीय अंतर से चला करती हैं और इनका प्रभाव क्षेत्र जो है सीमित होता है। इनकी उत्पत्ति हेतु स्थानीय तापांतर एवं दाब प्रवणता प्रमुख कारक है। स्थानीय पवनें जो है मुख्यतः कहाँ चला करती हैं, क्षोभ मंडल की निचली परत में। आगे दी उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढालों के सहारे दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग में, उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक कौन सी गर्म पवन चलती है, चिनूक चलती है। कौन सी पवन जो है पशुपालकों के लिए लाभदायक होता है, चिनूक, क्योंकि ये जो है बर्फ को मतलब जैसे पिघला देती है। जब बर्फ वहाँ जहाँ जमी रहती है पिघल जाती है तो वहाँ पर घास उग जाती हैं, इसीलिए इसको जो है पशुपालकों के लिए लाभदायक माना जाता है। किस पवन को हिम पक्षी या हिम हरिणी कहा जाता है, चिनूक को। आगे दिए गए हैं विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। गर्म हवाएं दी गई और उसके प्रभावित क्षेत्र दिए गए हैं। तूफान जो है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में। चिनूक जो है रॉकी के पूर्वी ढाल पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत में। सिराको जो है उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिणी इटली के बीच।
हरमंटक जो है सहारा क्षेत्र में पाई जाती है। खमसिन मिस्र के उत्तरी क्षेत्र में। सिमूम सारथा अरब मरुस्थल। सामल ईरान इराक था फारस की खाड़ी। नार्वेस्टर्स न्यूजीलैंड गर्म व शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिकी मैदान जो है गर्म एवं धूल भरी होती है। हबूब जो है उत्तरी सूडान में है। कोइम्बैंग जावा द्वीप पर। जोंडा जो है एंडीज के मैदानी भाग पर अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में चलती है। सेंटा एना कैलिफोर्निया यूएसए में चलती है। यामो जापान चलती है। डार्टरविन जो है गिनी तट पर चलती है। बर्ग जो है पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। लेस्ट जो है मडीरा एवं मोरक्को में चलती है। ट्रेमोंटेन जो है मध्य यूरोप में चलने वाली गर्म हवा है। गोरिच जो है पूर्वी ईरान में चलती है। इसके बाद ये कि ठंडी हवाएं और उसके प्रभावित क्षेत्र। नेवाडास जो है इक्वाडोर में चलती है। टेरल पेरुआ चिली में चलती है। मिस्टर जो है रोन नदी से भूमध्य सागर के बीच में है। स्पेन एवं फ्रांस में इसका जो है सर्वाधिक प्रभाव रहता है। बोरा जो है एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर या इटली एवं युगोस्लाविया जो है सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके बाद है ब्लिट्जर्ड, ये चलती है साइबेरिया क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में। नार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको में। पम्पेरो जो है अर्जेंटीना व उरुग्वे में। ग्रेगाले जो है दक्षिण यूरोप के भूमध्यसागरीय क्षेत्र में। जूरन जो है जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में। पापागाय जो है मैक्सिको तट पर। दक्षिणी बस्टर जो है न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। बाइट जो है फ्रांस में। लेवेंटर जो है स्पेन व फ्रांस में। इसके बाद है फान पवन का सर्वाधिक बहाव किस देश में होता है? स्विट्जरलैंड में। सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली कौन सी पवन है? सिराको है। किस पवन को मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली एवं ट्यूनीसिया में चिली के नाम से जाना जाता है? सिराको को। दक्षिण इटली में किस पवन द्वारा रक्त वर्षा होता है? सिराको। रक्त वर्षा का मतलब है कि ये अफ्रीका महाद्वीप से जो है ये जो है लाल कलर की जो रेत है उसको मतलब अपने हवा के साथ उड़ाकर ले जाती है और वह भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करती है और जाके इटली में वर्षा होती है जो उसके साथ रेत भी जाती है, तो ऐसा लगता है रक्त वर्षा हो रही है। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? सिमूम। गिनी के तट पर उमस भरे मौसम से परित्राण देने वाली हवा को क्या संज्ञा दी गई है? डाक्टर विंड। रोन डेल्टा तथा लायंस की खाड़ी में चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? मिस्टर। बिली बिली नामक उस कटबंधी तूफान कहाँ प्रभावित होती है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समीप। फान एक स्थानीय नाम है स्विट्जरलैंड की। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? हरमट्टन कहते हैं। फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? मिस्टल कहते हैं। इटली में खूनी वर्षा का कारण है सिराको। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी ऊपरी क्षोभमंडल में। कौन सी पवन जो है हल्की व न्यून दाब वाली होती है? उष्ण व शुष्क। कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है? मिस्टल है। चीखता साटा जो है किस तत्व की बोधक है? उच्च वेगी पवन। जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो किसे क्या कहते हैं? अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। एक ठंडी स्थानीय हवा जो है रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहती है, उसे क्या कहते हैं? मिस्टल कहते हैं। डॉक्टर विंड संबंधित है पश्चिमी अफ्रीका से। कौन सी ग्रही पवन नहीं है? मानसूनी पवन है। आगे है डोल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? विषुवती निम्न दाब में। पछुआ पवन जो है दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के बीच चलती है? तो 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश में। कौन सी जलवायु जो है वायुदाब पेटियों के ऋतुक खिसकाव का परिणाम है? भूमध्य सागरीय। किस पवन को हिमबच्छी या स्नो ईटर कहा जाता है? चिनूक को। पछुआ हवाएं इसका उदाहरण है समष्टि वायुमंडलीय गतियों का। जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रासवी तरंग का निर्माण होता है? द्वितीय अवस्था में। पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होती है दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों में मुख्यतः चलती है पछुआ हवा चलती है। पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? वायुदाब में अंतर होता है। कौन सी पवन जो है हेडली सेल के क्षेत्र में आती है? व्यापारी पवन है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का क्रम क्या है? तो व्यापारिक हवाएं पहले, उसके बाद पछुआ पवन चलती हैं, उसके बाद सबसे मतलब जो है
उच्च अक्षांशों में चलती हैं उसको कहते हैं ध्रुवीय हवाएं। पछुआ हवाएं व व्यापारिक हवाएं किन हवाओं के उदाहरण हैं मैक्रो स्केल के? कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? तो उच्च एवं निम्न दाब पेटियां जो होती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बहने वाली सतह की हवा का आदर्श वैश्विक पैटर्न क्या है? डोल ड्रम है पहले, उसके ऊपर जो है व्यापारिक पवन, उसके ऊपर पछुआ पवन, उसके ऊपर पूर्वी पवन। इसके बाद है स्थानीय पवनों की विशेषताएं। तो ये पवनें जो हैं कम ऊंचाई तक प्रभावित होती हैं। इनमें नामकरण पर स्थानीय कारक एवं महत्व का प्रभाव होता है, इसलिए इनके नाम अलग अलग होते हैं। इन पवनों पर जो है स्थानीय उच्चावच प्रभाव डालते हैं। ये पवनें जो है कई प्रकार की होती हैं, जैसे उष्ण, शीतल, बर्फीली, धूल भरी, रेत भरी आदि। ये पौने स्थानीय स्तर पर मौसम एवं जलवायु के निर्धारण में अपना योगदान करती हैं। आगे आर्द्रता वर्षा। इसमें है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प का अनुपात विषुवत रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक तथा ध्रुवीय प्रदेशों एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में न्यूनतम पाया जाता है। सर्वाधिक वाष्पीकरण जो है किन अक्षांशों पर होता है? तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य। महासागरों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण जो है दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के मध्य होता है? तो 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता सर्वाधिक कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में उपस्थित ग्राम इकाई में जलवाष्प की सफल मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसी ताप पर वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता गुणे 100। आगे एक धूल के कण, धुएं की काली तथा समुद्री नमक के कण एक अच्छे उदाहरण है आर्द्रता ग्राही नाभिक के। जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। आगे दी है ओस यानी ड्यू। तो जब वायुमंडलीय आर्द्रता जो है धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे घास तथा पत्तियों आदि पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तो उसे ओस कहते हैं। आगे है तुषार या पाला। तो जब कभी धरातल पर तापमान हिमांक से नीचे आ जाता है तब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जो है जलबूंदों के रूप में न बदलकर हिमकणों के रूप में बदल जाता है, इसे तुषार या पाला कहते हैं। कोहरा जो होता है तो वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कणों या धुएं के रजों पर संघनित सूक्ष्म जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उसके बाद कुहासा। तो कुहासा वह वायुमंडलीय अवस्था है जिसमें जल की सूक्ष्म बूंदें हवा में तैरती रहती हैं। इसमें दृश्यता सीमा जो है कोहरे की तुलना में अधिक होती है। धुएं तथा धुंध के मिश्रण से बने कोहरे को क्या कहते हैं? स्मेज कहते हैं। औद्योगिक नगरों के प्रदूषित धुआं एवं कोहरे के मिश्रण को क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं। किस प्रकार की आर्द्रता पर वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है? सापेक्षिक आर्द्रता। कितने प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है? 30 से 60%। आगे दिए गए बादलों के प्रकार उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो पहला प्रकार है पच्छाद मेघ का। तो ये वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सामूहिक रूप से दिखने पर ये बादल चक्रवात के सूचक माने जाते हैं। इसके बाद है पच्छावस्त्री मेघ। ये मेघ जो दुधिया रंग की विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं। इन मेघों से दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। इसके बाद है पच्छाद कवासी मेघ। इन बादलों को मैक्रेस स्काई भी कहा जाता है। ये मेघ सदैव जो है पंक्तियों अथवा समूहों में होते हैं। इसके बाद है उच्च स्तरीय मेघ। इसमें ये मेघ जो है नीले भूरे रंग के होते हैं। इस मेघ से बारिश होने की संभावना अधिक होती है। इसके बाद है उच्च कापासी मेघ। इसमें ये बादल जो है लहरदार धाराओं के रूप में पाए जाते हैं। इन बादलों में इन धनुष की छटाएं दिखाई देती हैं। पर्वत शिखरों पर निर्मित ऐसे बादलों को पताका मेघ कहते हैं। इसके बाद है स्तरीय कपासी मेघ। इसमें ये बादल जो है साफ मौसम के संकेतक होते हैं। आगे देखिए स्तरीय मेघ। इसमें ये बादल जो है पृथ्वी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर विस्तृत होते हैं। इनका निर्माण जो है दो विपरीत स्वभाव वाली पवनों के परस्पर मिलने पर होता है। आगे है कि वर्षा स्तरीय मेघ। तो ये बादल जो है नीचे से ऊपर विशाल मीनार की तरह खड़े प्रतीत होते हैं। ये बादल लगातार वर्षा करते हैं। आगे कपासी मेघ। इसमें इस बादल का आकार जो है फूल गोभी के समान होता है। कपासी वर्षा मेघ। इन बादलों का लंबोत विस्तार सर्वाधिक होता है। इन बादलों से तेज बौछारी वर्षा, ओलावृष्टि एवं तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है। किससे? कपासी वर्षा मेघ से।
जब वर्षा की बूंदों के साथ हिम के कण भी गिरने लगते हैं तो इसे कौन सी वर्षा कहते हैं? सही वर्षा। तो बादल का निर्माण किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? संघनन के फलस्वरूप होता है। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? वर्षा स्त्री। किस प्रकार के बादल अत्यधिक लंबवत फैले होते हैं? कपासी वर्षा मेघ। आगे किस प्रकार के बादल से प्रभामंडल का निर्माण होता है? तो पच्छाद स्तरीय मेघ से। सबसे ऊपर जो होते हैं पच्छाद मेघ होते हैं और उसके बाद जो है पच्छाद स्तरीय मेघ होते हैं। कोहरे की दृश्यता कितनी होती है? 300 मीटर से कम होती है। फुहार किस प्रकार के मेघों से होती है? निम्न निम्न स्तरीय मेघों से। विषुवत रेखित तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? वर्षा स्त्री। आगे दिए गए है कृत्रिम वर्षा। तो सर्वप्रथम 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर एवं इरविंग लैंगम्यूर ने पश्चिमी मैसाचुसेट्स के ऊपर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर अति शीतलित मेघों के कृत्रिम बीजारोपण में सफलता प्राप्त की। वर्ष 1946 में ही बी वान गुट ने सिल्वर आयोडाइड प्रविधि द्वारा जो है कृत्रिम कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया था। संसार की सर्वाधिक वर्षा किस रूप में प्राप्त होती है? पर्वतीय वर्षा के रूप में। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा। तटित झंझावात की उत्पत्ति का आदर्श क्षेत्र कौन सा है? भूमध्यरेखीय प्रदेश। आगे की तटित झंझावात में हवाओं की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। महाद्वीप के भीतरी भागों की अपेक्षा तटीय क्षेत्रों में तथा स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों पर वर्षा अधिक होती है। इसके बाद है 45 डिग्री 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का प्रभाव होने के कारण महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर वर्षा अधिक होती है, जबकि पूर्व की तरफ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण जो है आइसो हाइट से दर्शाया जाता है। 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूर्वी तटों के बीच या पर अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम की तरफ बढ़ने पर यह कम होती जाती है। विश्व भर में या विश्व में वर्ष भर वर्षा जो है भूमध्य रेखीय प्रदेशों तथा पछुआ पवनों के प्रवाह क्षेत्र में होती है। आगे की विषुवत रेखीय प्रदेशों में दोपहर के पश्चात संवहनी वर्षा होती है, जिसे जो है फोरोक्लाक रैन कहते हैं। किस वर्षा बादल को तड़ित मेघ कहते हैं? कपासी वर्षा को। सांध्यकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ है पच्छाद। दक्षिण अमेरिका की अमेजन बेसिन में कौन सी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा होती है। नेपोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति की। आगे दिए वाताग्र एवं चक्रवात। इसमें वाताग्र में दिए गया है कि वाताग्र सबसे अधिक कहाँ बनते हैं? जहां वायु राशियों के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। आगे वाताग्र का ढाल किस पर आधारित होता है? पृथ्वी की अच्छी गति पर। कहाँ पर वाताग्र का ढाल जो है लगभग शून्य होता है? भूमध्य रेखा पर। आगे दिए गए हैं वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय। तो वाताग्र जनन दिए गए हैं कि वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया। इसमें एक वाताग्र उत्पत्ति की प्रक्रिया के बाद कुछ समय के लिए वाताग्र जनन जो है अस्तित्व में होता है। वाताग्र क्षय में है कि वर्तमान वाताग्र को नष्ट करने के लिए वाताग्र क्षय प्रक्रिया कुछ समय तक जारी रहनी चाहिए। और इसमें दिए गए हैं वाताग्र जनन में कि विरूपणी प्रवाह में जब दो विपरीत तापमान वाली पवनें जो है मिलती हैं तो वायु प्रवाह अक्ष के सहारे फैलती हैं। ऐसी स्थिति में समताप रेखा तथा वायु प्रवाह अक्ष के बीच कोण पर वाताग्र का बनना संभव होता है। वाताग्र क्षय में दिए गए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों को पार करते हुए जब वाताग्र अपसारी वायु के क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं तो वाताग्र समानता समाप्त हो जाता है। वाताग्र जनन दिया गया है कि एक बिंदु की ओर पवनों का अभिसरण या एक रेखा की ओर संकुचन वाताग्र उत्पत्ति की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। और क्षय दिया गया है यानी वाताग्र क्षय में किसी बिंदु पर वायु का अपसारी प्रवाह जो है वाताग्र अक्ष में सहायक होता है। आगे कि जब शीतल व भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत वाताग्र कहते हैं। आगे जब गर्म वायु राशि तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होती है तो इस संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण वाताग्र कहते हैं। जब शीत वाताग्र तीव्र गति से चलकर उष्ण वाताग्र से मिल जाए तो गर्म वायु का निचले धरातल संपर्क समाप्त हो जाता है। तो किस वाताग्र का निर्माण होता है? अधिविष्ट वाताग्र का। आगे दिए हैं वाताग्रों के प्रकार। इसमें है कि शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र, स्थायी वाताग्र। तो धरातल पर वाताग्रों के प्रकार। तो आर्कटिक वाताग्र प्रदेश
पहला वाताग्र है। इसमें किसका विस्तार यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यह वाताग्र जो है महाद्वीपीय हवाओं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलने से बनती है। ये कम सक्रिय होते हैं क्योंकि यहाँ जो है यहाँ की वायराशियों में तापमान का जो है अंतर कम होता है। कहाँ पर? आर्कटिक प्रदेश में। इसके बाद है ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश। इसमें है कि इसका विस्तार जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में अधिक पाया जाता है। इसका निर्माण जो है ठंडी वायराशियों यानी ध्रुवीय तथा गर्म वायराशियों यानी कि उष्णकटिबंधीय के मिलने से बनती है। इस क्षेत्र के वाताग्र ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा जो है शीत ऋतु में अधिक सक्रिय होते हैं। आगे दिए गए अंतः उष्णकटिबंधीय वाताग्र प्रदेश। इसमें कि इस प्रदेश का विस्तार जो है भूमध्य सागरीय कम दबाव पेटी क्षेत्र पर है। इस प्रदेश का जो है खिसकाव ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर एवं शीत ऋतु में दक्षिण की ओर होता है। इस प्रदेश का निर्माण जो है निम्न दाब पर उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के मिलने से होता है। यहाँ व्यापारिक पवनों के अपसरण से वायु का ऊपर उठकर पर्याप्त वर्षा करती है। आगे किस प्रकार का पवन प्रवाह जो है पवन प्रवाह क्रम वाताग्र के निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है? तो विरूपणी पवन प्रवाह। आगे किन वाताग्रों के प्रभाव से भारत में शीतकालीन वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय वाताग्रों के सहारे उत्पन्न होने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के। आगे के वाताग्र की पहचान कैसे की जा सकती है? तो अपेक्षाकृत कम दूरी पर तापमान में तेजी से बदलाव होता है, आर्द्रता की मात्रा में परिवर्तन होता है, पवनों की दिशा में तीव्र गति से परिवर्तन होता है और वायु दाब में परिवर्तन होता है। आगे दिए गए हैं चक्रवात। इसमें है कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिसके चारों तरफ केंद्राभिमुख समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर जो है वायुदाब बढ़ता जाता है, फलतः परिध से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवात का आकार जो है किस प्रकार का होता है? तो गोलाकार, अंडाकार या वी आकार का। अवस्थिति के आधार पर चक्रवात जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। किस चक्रवात के अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार तथा वी के होने कारण निम्न गर्त या ट्रफ भी कहते हैं? तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को। आगे की शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री के मध्य। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बर्कनील थे। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के चलने के मार्ग को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई? झंझावात दी गई है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का उत्तरी गोलार्ध में कौन से दो उत्पत्ति केंद्र हैं? तो उत्तरी अमेरिका की उत्तर पूर्वी तटभाग एवं एशिया के उत्तर पूर्वी तटीय भाग है। ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्पत्ति के केंद्र हैं सब। आगे दिए गए हैं यहाँ पर दाब पद्धति दी गई है, केंद्र में दाब की दिशा दी गई और जो है पवन दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्ध में दिए गए और दक्षिणी गोलार्ध में दिए गए। और दाब पद्धति में है चक्रवात। इसमें केंद्र में जो दाब होता है निम्न होता है, उत्तरी गोलार्ध जो है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है। प्रति चक्रवात में जो है केंद्र दाब जो है उच्च होता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा के अनुरूप होता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। किस चक्रवात को लाहट चक्रवात या विक्षोभ भी कहा जाता है? तो शीतोष्ण चक्रवात को। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे दी गई है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसमें है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम आवृत्ति किस क्षेत्र में होती है? तो पूर्वी चीन सागर, इसके अतिरिक्त जो है कैरेबियन क्षेत्र, हिंद महासागर एवं फिलीपींस क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का केंद्र कैसा होता है? बिल्कुल शांत होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो केंद्र के चारों तरफ जहां वायु का आरोहण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें जो है प्रशांत महासागर में जो है दक्षिण चीन, जापान, फिलीपींस, कोरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, मध्य अमेरिका का तटीय क्षेत्र। इसके बाद है उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है कैरेबियन सागर, केप वर्डे अंतरिक्ष क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह, मैक्सिको खाड़ी। हिंद महासागर में बंगाल खाड़ी, अरब सागर, मॉरिशस, मेडागास्कर। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय चक्रवाती के नाम दिए गए, उनके देश दिए गए हैं। बिली जो है ऑस्ट्रेलिया में चलता है, टाइफून चीन में, हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है, चक्रवात भारत में,
बागियो जो है फिलीपींस में। आगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के क्षेत्र में ध्रुवीय ठंडी वायुराशियों और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायुराशियों के मिलने से किस चक्रवात का विकास होता है? टार्नेडो का। टार्नेडो प्रवाहित बृहद मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? टार्नेडो एली कहा जाता है। टॉर्नेडो प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी के मैदान में। कौन सा मापक जो है टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? फुजीटा स्केल। फुजीटा स्केल का आविष्कार किसने किया था? तेत्सुया टियोडोरे फुजीटा ने। कौन सा चक्रवात टेक्सास, मैक्सिको तथा फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों और वेस्टर्न डिज को प्रभावित करता है? हरिकेन। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक का। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? बिलीबिली है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का क्या कारण है? तो समुद्री पृष्ठों के ताप का निम्न होना। आगे है प्रतिचक्रवात। इसमें प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब का प्रभाव रहता है। केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण ही हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। प्रतिचक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में चलती हैं। प्रतिचक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं जिससे मौसम साफ रहता है। इसी कारण से प्रतिचक्रवातों को मौसम रहित परिघटना कहते हैं। आगे दिए गए हैं चक्रवातों के नामकरण। इसमें एक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की है। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया कब से शुरू है? तो वर्ष 1953 से। किस वर्ष तक सिर्फ महिलाओं के नाम पर चक्रवातों के नाम रखे जाते थे? वर्ष 1979 तक। जिन चक्रवातों से जान माल की व्यापक क्षति होती है उससे कुछ वर्षों के लिए पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता है। भारत द्वारा चक्रवातों के क्या क्या नाम दिए गए हैं? तो अग्नि, आकाश, बिजली, लहर, जल, मेघ, सागर, वायु आदि। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नाम तय करने में एक साथ मिलकर कितने देश करते हैं? 8 देश करते हैं हिंद महासागर क्षेत्र में। कौन कौन? भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भी तुलना। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में दिया गया है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों केवल जो है सागर पर उत्पन्न होते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय में इसका दीर्घ व्यास होता है 1500 से 3000 किलोमीटर तक का। वो उष्ण कटिबंधीय में तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार जो है अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। शीतोष्ण में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवन वेग अपेक्षाकृत कम होता है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवन का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है तथा ये अधिक विनाशकारी होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील होते हैं और इसमें है गर्म वाले में कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होते हैं। इनका संचरण जो है महासागरों और स्थल दोनों पर होता है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वातावरण प्रणालियां होती हैं तथा ये वायुमंडल में उपस्थित क्षैतिज तापमान भिन्नता से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वातावरण प्रणालियां नहीं होती और समुद्री गर्म और आर्द्र वायु से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है संघनन की गुप्त ऊष्मा है। और शीतोष्ण वाले में कि ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और उस कटिबंध वाले में कि इनका जो है प्रभावित क्षेत्र कम होता है। इस तरह से हम लोग का जो है विश्व भूगोल के वायुमंडल जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए, आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे।